तो अपन ने हेड ऑन कोलिजन सीख लिया था, आज से अपन ऑब्लिक कोलिजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये सेम लाइन नहीं होती है तो उसे हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, तो जो भी इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं वो कहाँ आते हैं, जो भी कोलिजन के फोर्सेस होते हैं वो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आते हैं। तो ऑब्लिक कोलिजन के केस में अपने को ध्यान रखना है कि अपन क्या क्या इक्वेशन लिखेंगे ऑब्लिक कोलिजन फ्री बॉडीज के लिए, है ना। फ्री बॉडीज, अगर दो फ्री बॉडीज की आपस में टक्कर हो रही है तो उनके ऑब्लिक कोलिजन में अपन क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट, momentum conservation of the on the system, momentum conservation on the system along line of impact, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों बॉडीज के सिस्टम पे। दूसरी इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन इंडिविजुअल बॉडीज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि अगर सारे इंपल्सिव फोर्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ही आ रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कह लूं या वेलोसिटी कह लूं एक ही बात है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी या वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल बॉडी सेम रहता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और तीसरी इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये तीन बेसिक इक्वेशंस ये अपने को लिखनी होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या क्या है वो तीन इक्वेशंस, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। ये इक्वेशन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखी जाती है, ध्यान रहे। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट पहचानना मैंने आपको सिखा रखा है। और ये है ऑब्लिक कोलिजन बिटवीन फ्री बॉडीज, अगर दोनों बॉडीज फ्री हैं तो। अगर एक बॉडी रुकी हुई है या एक कोई प्लेन है तब तो आप जानते हो अपन सिंपल थर्ड इक्वेशन ही लिखेंगे, है ना। अभी सीखते हैं मैं क्या कह रहा हूं उसका मतलब, ठीक है। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन तो इसका पहले ही किया हुआ है ऑलरेडी, आपको ध्यान हो तो, ये क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ ऑब्लिक कोलिजन, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। मैं वापस नहीं करा रहा, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अपन ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ये एंगल अल्फा था, ये एंगल बीटा था, और ये अपनी लाइन ऑफ इम्पैक्ट थी, ई दे रखा था। याद करो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने इस लाइन के लॉन्ग ई की इक्वेशन लिखी थी, है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। फिर मैंने ये कहा था कि इधर की तरफ वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इक्वल टू इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि मैंने कहा था जो भी फोर्स आ रहे हैं वो इसके लॉन्ग ही आ रहे हैं। हाँ, मैं सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिख सकता था क्योंकि टक्कर जमीन से हुई थी। देखो वही बातें लिखी हुई है। पहला केस में नहीं लिख पाया था, क्यों, क्योंकि एक चीज रुकी हुई थी, इंपल्सिव फोर्स था बाहर से। दूसरा मैंने लिखा था कि मोमेंटम ऑफ द बॉल रिमेन कंजर्व परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो वहां पर ने सेकेंड थर्ड इक्वेशन लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखी, है ना। इसी तरह के एक आध क्वेश्चन अभी और सॉल्व किए जाएंगे, फिर अपन दो बॉडीज की टक्कर देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है ना, दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन, ये थीटा है और ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है, दिस इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड।
और यहां से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, एक बॉल को यहां से ड्रॉप करते हैं। आपसे कहा गया है कि इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल just after hitting the incline, just after impact with the incline, just after impact with the incline becomes horizontal, then find coefficient of restitution. है ना, आपसे कहा गया इसको यहां से ड्रॉप किया और टक्कर के ठीक बाद इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकली आया और हॉरिजॉन्टली चला गया, और ये थीटा वाला इंक्लाइन प्लेन है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, और आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट with the incline becomes horizontal, find the coefficient of restitution. सिंपल सा सवाल है, सॉल्व कर सकते हो। 2 पॉइंट्स बस ध्यान रखना कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ई की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, जमीन से फोर्स आएगा। 2 ही चीजें लिखेंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग में ई की इक्वेशन लिख सकता हूं। जल्दी सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। कर सकते हो सॉल्व। किसी का आंसर आ गया है, टेन स्क्वायर थीटा बता रहे हैं कुछ लोग आंसर। आंसर मुझे पता नहीं है, पता है वैसे, बट ठीक है ना। मान लेते हैं u स्पीड से आया और v स्पीड से गया, दे रखा है कि वर्टिकली आया और हॉरिजॉन्टली गया, है ना, ये अपने को पता है। तो सबसे पहले मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख लेता हूं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली लाइन, और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाली लाइन। तो मतलब मुझे वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा बेटा u cos थीटा, और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा। फिर यहाँ पे वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा, सॉरी v sin थीटा, और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा। दिस इज वेलोसिटी या कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, है ना। अपने को पता था कि टक्कर के पहले u से नीचे आ रहा था, टक्कर के बाद v से हॉरिजॉन्टल जा रहा था, तो मैंने उनके कंपोनेंट्स करके लिख दिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, मतलब इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक तो इंपॉर्टेंट बात अपन ने क्या सीखी कि ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो मैं एक एक्सप्रेशन तो सीधा यहां से यही लिख सकता हूं कि जो v cos थीटा होगा बाद में, दैट विल बी इक्वल टू u sin थीटा। तो एक तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू u tan थीटा। दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन u और v के बीच। दूसरा, मैं e की इक्वेशन लिख सकता हूं लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। e
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये कहाँ है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सेपरेशन है v साइन थीटा से, अप्रोच है u कॉस थीटा से। तो वैल्यू रख दीजिए v साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा। v की वैल्यू अपन जानते हैं u टेन थीटा, सॉल्व होके आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से e की वैल्यू आ गई टेन स्क्वायर थीटा। जितने लोगों ने भी आंसर दिया था सबका आंसर सही था, गुड। ध्यान से देखिएगा, ये दो डिस्क है, दोनों डिस्क आइडेंटिकल है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रही है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। ये इस तरफ आ रहा है u वेलोसिटी से, है ना, और जस्ट इसका ये सरफेस है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, जैसा डायग्राम दिखा रखा है वैसा ही है पूरा का पूरा। और e इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ठीक है, ये दो आइडेंटिकल डिस्क्स हैं, आइडेंटिकल डिस्क्स moving freely on horizontal surface, आइडेंटिकल डिस्क मूविंग फ्रीली ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये ऐसे जा रहे हैं तो इनकी टक्कर होगी। आइडेंटिकल मतलब दोनों के मास भी सेम है, दोनों की रेडियस भी सेम है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द डिस्क्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद डिस्क की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों डिस्क की, है ना। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं अभी। सबसे पहले तो कोलिजन के ड्यूरिंग, जस्ट बिफोर द कोलिजन का डायग्राम बनाते हैं। जस्ट बिफोर द कोलिजन का डायग्राम बनाते हैं। दोनों डिस्क एक जैसी है, ना, सेम साइज की है। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन का डायग्राम ये है। इसकी वेलोसिटी अभी 0 है और इसका सेंटर इस तरफ आ रहा है u वेलोसिटी से। क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये लाइन होगी? बोलो भाई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये लाइन होगी, है ना। दिस विल बी द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि अपने को पूरी कहानी इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग और इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लिखनी होती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट यू से है कितने एंगल पे, मतलब मुझे ये थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये थीटा मैं ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे देखना, ये दूसरी डिस्क का सेंटर है, इसको यहां से मिला दीजिए तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल के अंदर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस 2r है, ये एंगल थीटा है। तो यहां से आप ये बता सकते हो कि जो साइन थीटा है वो 1/2 है, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। थीटा कितना है, 30 डिग्री। ये अपने को पता चल गया कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है दैट इज एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द डिस्क। और ऐसे केसेस में 30 ही बनेगा हमेशा इन जनरल, क्योंकि दोनों डिस्क आइडेंटिकल है। और अगर ऐसे ही टक्कर हो रही है कि एक की पेरीफेरी दूसरे के सेंटर वाली लाइन पे आ रही हो तो मुझे ये पता चल गया कि टक्कर के पहले की ये कहानी है। ठीक है, अब सुनना, मैं बार बार दोनों डिस्क को डायग्राम में नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा ना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग दोनों को ड्रॉ कर दूंगा। दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। मैं दोनों के नाम दे देता हूं, इसको 1, इसको 2। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग 1 वाला u से जा रहा था पार्टिकल, और 2 वाला रुका हुआ था, दिस वाज पार्टिकल 2। दिस इज बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन मुझे नहीं पता कौन कहाँ गया, और ये एंगल अपना क्या गया था, 30 डिग्री। ये बिफोर कोलिजन की
कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन मुझे नहीं पता, तो अपन एक बार के लिए मान लेते हैं कि इनकी जो वेलोसिटीज हैं। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान से समझेंगे, ये रुका हुआ था, तो हम जानते हैं जो रुका हुआ रहता है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जाता है, तो इसकी वेलोसिटी इधर v2 होगी, ये पक्की सी बात है ना, ये इसी तरफ जाएगा, दिस विल मूव अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस इज 2 जस्ट आफ्टर द कोलिजन। और 1 की बात करें बेटा, तो 1 की वेलोसिटी की अगर मैं कंपोनेंट्स करूं, तो ये कंपोनेंट पहले u/2 है और ये कंपोनेंट √3u/2 है, तो ये कंपोनेंट तो अनचेंज रहेगा, ये कंपोनेंट कुछ नया होगा मुझे नहीं पता, v1 मान लेते हैं, दिस विल रिमेन अनचेंज्ड। मैंने अपनी कुछ नॉलेज अभी ही डायग्राम बनाते टाइम यूज कर ली है। क्या क्या नॉलेज यूज की है ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सबसे पहले तो ये डायग्राम क्या है कि मैंने पूरी पूरी डिस्क का डायग्राम ना बना के लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली लाइन पे दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना दिया ताकि डायग्राम देखना सिंपल रहे। तो ये वो डायग्राम है, पहले 2 रुका हुआ था, 1 इधर जा रहा था u से लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 30 डिग्री पे, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट था √3u/2, इस तरफ कंपोनेंट था u/2। टक्कर के बाद सुनना ध्यान से, एक चीज अपन ने सीखी है कि जो ऑब्जेक्ट रुका होता है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही जाता है, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही इस तरफ जा रहा है, 2 फिक्स हो गया। और इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 पे जो भी फोर्सेस आ रहे हैं कोलिजन के वो इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो 1 की ये वाली वेलोसिटी तो चेंज होगी, ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो इसको मैंने अभी भी u/2 ही लिख दिया और इसकी वेलोसिटी v1 लिख दी। ठीक है, तो अपने को 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं, v1 v2। 3 इक्वेशन लिखा करते थे, याद करो जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना तो मैंने आपसे कहा था 3 इक्वेशन लिखते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन द सिस्टम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये मैंने लिख दिया u/2 सेम लिख के, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, तो बस वही लिखने वाला हूँ। e की वैल्यू 1/2 है, दोनों के मास इक्वल दे रखे हैं। देखिए ध्यान से, मैं दोनों इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दोनों ही इक्वेशन। पहला मोमेंटम की इक्वेशन, मोमेंटम की इक्वेशन, तो मोमेंटम की इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो m इंटू √3u/2, इसका मोमेंटम इक्वल टू बाद में मोमेंटम, तो m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू √3u/2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, तो e इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन velocity of approach. What was velocity of approach? √3u/2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बच रहा है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू √3u/4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहां तक जो मैंने सॉल्व किया इस ऑब्लिक कोलिजन के सवाल में, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग अपन ने मोमेंटम की इक्वेशन लिखी दोनों बॉडीज के सिस्टम पे और ई की इक्वेशन लिखी, है ना, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, इजी है सॉल्व करना, आपको आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो v1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपना 2v2, v1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2√3/4 और √3/4, तो ये अपना आ गया 3√3u/4। तो यहां से v2 की वैल्यू आ गई 3√3u/8, दिस इज v2, है ना। तो v2 पता चल गया, तो अपन v1 बता सकते हैं। व्हाट विल बी v1? v1 विल बी, चाहो तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, v1 विल बी √3u/2, so v1 is equal to √3u/2 minus 3√3u/8, 3√3u/8, तो ये 4 गया, तो ये √3u/8 बचा। इसका मतलब, अब ध्यान से देखना,
मुझे ये पता चल गया कि आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल 1 था उसकी इधर की तरफ स्पीड थी u/2 और इधर की तरफ स्पीड थी v1 और v1 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी, कितनी आई √3u/8 और जो पार्टिकल 2 था उसकी वेलोसिटी इस तरफ आई, कितनी 3√3u/8 3√3u/8। ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी थी। आपसे क्या पूछा था, दोनों की वेलोसिटी। अगर आपसे मान लो मैं 1 की स्पीड पूछूं तो दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर सकते हो। आपसे पूछूं स्पीड ऑफ 1, तो 1 की स्पीड निकालने के लिए अपने को उसके दोनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। u²/4 प्लस 3u²/64 कितना आ गया 64 एलसीएम लिया 16 19 तो √19u/8। दिस इज स्पीड ऑफ 1 और स्पीड ऑफ 2 तो यही है। स्पीड ऑफ 2 कितना है 3√3u/8। आप अगर पूरी कहानी समझिए ना तो यहां भी हमने वही किया है कि सबके कंपोनेंट्स किए हैं, एक्सिस सिस्टम अलग अलग माना है। एक्सिस सिस्टम नॉर्मली कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मानते थे, कभी इंक्लाइन के लॉन्ग, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मानते थे। यहां अपना एक्सिस सिस्टम क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो चीजें हैं उसको मैंने कहा है कि वो चेंज नहीं हो रही हैं, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग अपन ये दो इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना। ये मोमेंटम की इक्वेशन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन है। इससे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग वाली स्पीड आ गई। इसकी स्पीड सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ही होगी क्योंकि ये रुका हुआ था। इसकी स्पीड इधर की तरफ v1 है, इधर की तरफ u/2 है। नेट स्पीड निकालने के लिए मैं दोनों का रिजल्टेंट ले सकता हूँ क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व करना। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग। सिंपल है, सॉल्व कीजिए। A ball of mass m makes an elastic collision with another identical ball at rest, so that if the collision is oblique, the bodies go at right angle to each other. जिसका प्रूफ हो जाए वो डन लिख देना, जिसका प्रूफ हो जाए वो डन लिख देना। हाँ भाई, सिंपल है बिल्कुल, यही कंसेप्ट यूज करना है। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मास में हमने एक चीज सीखी थी कि वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, और मैं कहूँ तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। तो मान लीजिए दो चीजों का इलास्टिक कोलिजन होना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग होना है, आइडेंटिकल मासेस है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं उसी को पॉइंट मास से वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, कैसा भी हो कोलिजन, ये अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट है थीटा एंगल पे। कभी भी ये चीज रुकी हुई थी, पार्टिकल 2 वाज एट रेस्ट और पार्टिकल 1 इधर की तरफ जा रहा था u वेलोसिटी से। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक। तो इसके कंपोनेंट कर लो, ये कंपोनेंट कितना आएगा u साइन थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आएगा u कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज बिफोर कोलिजन, e इक्वल टू 1 है। आप जानते हो कोलिजन के बाद ये कंपोनेंट तो अनचेंज्ड रहेगा, है ना। अब अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग सोचें तो ये सिंपल हेड ऑन कोलिजन के जैसा ही है कि ये u cos थीटा से आ रहा था, ये रुका हुआ था, तो अपन कहेंगे ये इधर जाने लगेगा कितने से v2 इज इक्वल टू u cos थीटा से, और इसमें इधर वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक।
जैसा कि वहां कहा था ना कि वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, वैसे अपन ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, क्योंकि कैसे मास थे, आइडेंटिकल मास। कैसा कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन। तो अगर आइडेंटिकल मास के बीच इलास्टिक कोलिजन होता है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। तो ये एक पार्टिकल रुका हुआ था, एक पार्टिकल चल रहा था। तो जो रुका हुआ था वो चलने लगा, जो चल रहा था उधर की तरफ वो रुक गया, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 0, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ u cos थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान भी रखेंगे। ऐसा हो मतलब ध्यान क्या, ये सिंपल चीज है, याद ही रहता है, ऐसा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये वैसा ही सवाल है जैसा अपन ने अभी जस्ट पीछे एक सवाल किया था, बस आपको ये सॉल्व करके आंसर बताना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड, दोनों के रेडियस सेम दे रखे हैं, वेलोसिटी पहले की दे रखी है, ये दे रखा है फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद आपको ए और बी की स्पीड बतानी है, आपको ही सॉल्व करना है। डायग्राम बनाइए, इक्वेशन लिखिए और बताइए। फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। Find speed of A and B after collision. वो एंगल फिर से 30 डिग्री ही आएगा। ये लाइन डायग्राम काफी काम आता है, ऐसे सिंपल बना लेना ताकि चीजें दिखती रहती हैं। ये इधर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये इधर की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है। ये 2 kg है ए और ये बी है 4 kg। कंपोनेंट्स कर लेते हैं। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है 4 cos 30, मतलब 2√3 मीटर पर सेकेंड। आपको भी सॉल्व करते रहना है साथ साथ। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है 1 मीटर पर सेकेंड और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट है 2 इंटू √3/2, मतलब √3 मीटर पर सेकेंड। ई की वैल्यू 1/2 है। ये तो टक्कर के पहले की कहानी थी। टक्कर के बाद की कहानी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये इधर 2 से जाएगा, ये इधर 1 से जाएगा, ये पहले से पता है। ठीक है, हाँ शायद सही है तुम्हारे आंसर। ठीक है, और इधर वाली वेलोसिटीज का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि ये इधर कुछ VA से जाएगा और ये इधर कुछ VB से जाएगा। ठीक, तो ये बाद की वेलोसिटीज मान ली। अब तो इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की, वो 2√3 था, ये इधर की तरफ √3 था, दोनों के मास 2 और 4। तो मोमेंटम की इक्वेशन लिखिए अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम की इक्वेशन लिखें तो 2 इंटू 2√3, तो 2 इंटू 2√3 माइनस 4 इंटू √3, माइनस 4 इंटू √3, मतलब 0 है मोमेंटम, है ना, इक्वल टू 2 वाले की वेलोसिटी VA और VB इज इक्वल टू 2VA प्लस 4VB। तो यहाँ से ये दोनों तो 0 ही हो गए, तो यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि VA प्लस 2VB इक्वल टू 0 है। हाँ सही है आपका आंसर, गुड। और फिर E की इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब VB माइनस VA
अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दैट इज 3√3, मतलब 2√3 प्लस √3, 3√3 हो गया इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आ रहा है अपने पास VB माइनस VA इज इक्वल टू 3√3/3, तो ये √3 बचा। और यहाँ से इनके बीच का रिलेशन अपने को ऑलरेडी पता है, तो VA की वैल्यू रख दीजिए -2VB, तो VB प्लस 2VB इज इक्वल टू √3। सो VB कितना आ रहा है, VB इज √3/3, मतलब 1/√3 आ रहा है। और VA कितना आ रहा है, व्हाट इज VA, VA इज -2/√3। ये तो वो वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए। अब इसके साथ दोनों का ऐड करके अपन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ए की नेट वेलोसिटी, तो VA नेट, तो 2 स्क्वायर प्लस 2/√3 स्क्वायर, कितना आ गया ये 4 प्लस 4/3, तो 16/3 मतलब 4/√3 मीटर पर सेकेंड स्पीड। और बी की नेट स्पीड कितनी आ गई 1, और VB का रिजल्टेंट मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1/3, तो 2/√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम बनाते ही आपका जीवन आसान हो जाएगा, है ना। इस तरह के दो बॉडीज के टक्कर दे रखी है, तो अगर ऐसे दो डिस्क दिए हों, दो कैरम के कॉइन्स दिए हों, तो उनकी टक्कर में आप उनका ये डायग्राम बना लो, बाकी कहानी आपको ऑलरेडी पता होती है। आसान है, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत किसी को। कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कंपोनेंट करके लिखनी पड़ेगी क्वेश्चंस, और कोई मेथड नहीं है, लिखना ही होगा, मतलब कंपोनेंट करने होंगे, तीनों दोनों इक्वेशंस लिखनी होगी, इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, ये मतलब फिक्स प्रोसेस है, करना ही होगा आपको। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कीजिए। सिंपल ही है, बस थोड़ा सा सोचना भी है, सोचिए। Two particles A and B are placed in line on a frictionless horizontal plane. If particle A of mass 1 kg is moved with velocity of 10 meter per second towards a stationary particle B, and after collision the two move at an angle 45 degree with the initial line of motion. मतलब वो टक्कर कितने एंगल पे हो रही है नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि A रुका हुआ था, सॉरी B रुका हुआ था, A आ रहा था उसकी तरफ, टक्कर हुई और दोनों 45 पे गए। सोचो, अपना 2 मिनट थॉट दो, फिर मैं बताऊंगा। 2 मिनट अपना थॉट दो, क्या सोच सकते हैं, क्या कैसे अप्रोच किया जा सकता है, फिर मैं बताऊंगा। इसमें वो एंगल 30 नहीं कह सकते, क्योंकि अपने को वो ओरिएंटेशन नहीं दी है कि कैसे टक्कर हो रही है, इसीलिए वो एंगल 30 कहना सही नहीं है। अच्छा सवाल है ये, सुनो मेरी बात ध्यान से। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो पार्टिकल हैं, वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए हैं, और ए जो है, रुक जाओ भाई,
ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बी की तरफ जा रहा है, और टक्कर के बाद क्या हुआ, मुझे ये सब नहीं पता कि टक्कर कितने एंगल पे हुई है, लेकिन ऑब्लिक कोलिजन हुआ है, ये तो पक्की सी बात है कि ये बी पहले रुका हुआ था, ए इसकी तरफ कहीं से आ रहा था, कुछ ना कुछ ऑब्लिक कोलिजन जैसा ही है, क्योंकि दोनों अब एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए हैं। हाँ, मुझे ये पता है कि टक्कर के बाद दोनों अपनी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से 45 डिग्री पे डेविएट हुए हैं। आफ्टर कोलिजन the two move at an angle 45 degree with the initial direction of motion। मतलब अगर मैं मान लूं कि B इधर चला गया तो A कहीं इधर गया होगा, दोनों ऑपोजिट साइड गए होंगे, एक साइड नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते ये साइड? फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। बेटा नेट मोमेंटम पहले इस तरफ था, मतलब इस तरफ वाला मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो अगर मैं ये मान लेता कि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, है ना, तो इस तरफ नेट मोमेंटम मिल जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये दोनों पार्टिकल ऑपोजिट साइड में जाएंगे, एक 45 से इधर, एक 45 से उधर, है ना। तो ये अपने को पता चल गई पहली चीज। और एक और बात, अगर मैंने ऐसा माना है VBBA, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही होगा, दिस विल बी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि जो रुका हुआ था, अगर एक कोलिजन के ड्यूरिंग जो पार्टिकल रुका होता है उसकी मोशन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होती है, इसीलिए ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही गया होगा इधर की तरफ, और वो उधर गया होगा VB से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताइए, यहां तक जो बताया उसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक। पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही है, ये तो पक्की सी बात है ना। आपने से क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ A एंड B जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं मोमेंटम को कंजर्व करवाऊं इन डायरेक्शंस में, ये अपना x डायरेक्शन मान लेते हैं, ये अपना y डायरेक्शन मान लेते हैं, फ्री बॉडीज के कोलिजन के ड्यूरिंग टोटल मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है, ये फिक्स बात है। तो मैं सबसे पहले अगर x का मोमेंटम लिखूं या y का लिखूं, तो मोमेंटम इन y डायरेक्शन 0 था, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि मास ऑफ A इंटू VA का ये कंपोनेंट, इधर की तरफ मोमेंटम इक्वेट करना पड़ेगा मुझे, साइन 45 इज इक्वल टू मास ऑफ B इंटू VB साइन 45। ये साइन 45 से साइन 45 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A पता है अपने को, तो VA इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2VB। ये इनके बीच का रिलेशन आया, VA इज इक्वल टू 2VB। ये था कि y में नेट मोमेंटम मैंने 0 कर दिया, क्योंकि y में कोई मोमेंटम पहले भी नहीं था तो बाद में भी नहीं होगा। और x के अंदर अगर मैं मोमेंटम लिखूं, मोमेंटम अलोंग x, तो x के अलोंग मोमेंटम क्या लिखूंगा? देखिए ध्यान से। तो x के अलोंग पहले का मोमेंटम था 10 इंटू 1, और x के अलोंग बाद का मोमेंटम है 1 का मास, मतलब 1 इंटू VA cos 45 प्लस 2 का मास या B का मास इंटू VB इंटू cos 45, और VA को मैं 2VB लिख सकता हूं। तो ये अपने पास आ गया 10 इज इक्वल टू 2VB बाई रूट 2 प्लस 2VB बाई रूट 2। तो ये हो गया 4VB बाई रूट 2। तो यहां से VB की वैल्यू आ गई अपने पास 10 रूट 2 बाई 4, मतलब 5/2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये B की वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली आप A की वेलोसिटी भी यहां से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था, क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट,
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल लेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल लेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इस लाइन के लॉन्ग पहले मोशन हो रही थी एक बॉडी की, और दूसरा ए तो इस तरफ चला गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग सिर्फ बी गया है। तो जो पहले वाली वेलोसिटी थी ना 10, इसके कंपोनेंट कर लीजिए इधर और इधर, तो ये भी कितना है 10/√2 क्योंकि 45 डिग्री पे गया है, और ये भी कितना है 10/√2। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक्चुअली। इससे लिख सकते हो क्योंकि ये पहले तो ए रुका, बी रुका हुआ था, और बाद में ए की वेलोसिटी हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लिख सकता हूं ई की कैलकुलेशन के लिए, E is equal to velocity of separation upon velocity of approach, किसके लॉन्ग? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, सिर्फ यही आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज VB, बाद की वेलोसिटी, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पहले इस तरफ आ रहा था तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज 10√2, 10/√2 अपॉन 10/√2। VB की वैल्यू हम जानते हैं 5√2/2, सो इट इज 5√2/2 इंटू 10, और ऊपर जाके हो गया ये √2, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे काम की चीज ये थी बेटा कि ये पहचानना कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो दी हुई थी दोनों 45 पे जाएंगे, ये सोचना था कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, तो इसके लॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो अपना ऑब्लिक कोलिजन यहीं फिनिश होता है, और आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।